हेलो चैंपियंस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है परीक्षित, मैं हूं आपका सोशियोलॉजी मेंटर जो आपको पढ़ाता है सोशियोलॉजी। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत बहुत शानदार चली होगी, क्योंकि एग्जाम्स आपके जो है बहुत नज़दीक आ गए हैं और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मन लगा के अपनी तैयारी कर रहे होंगे और सोशियोलॉजी को धुआं धुआं कर देंगे अपने सोशियोलॉजी के एग्जाम में। यस या नो कर देंगे कि नहीं, यस या नो कमेंट में बताइएगा कि धुआं धुआं करेंगे, यस और नो। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? आज हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी का जो इंडियन सोसाइटी आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 4। आज हम पूरी तरह से क्या करने वाले हैं, उसकी छानबीन करने वाले हैं। ठीक है, उसको निकाल के सब बाहर फेंकने वाले हैं, उसका पूरा जो है पोस्टमार्टम करने वाले हैं चैप्टर का। बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज। बस आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल फोन लेके एक कोना पकड़ के ईयरफोन लगा के चुपचाप बैठे रहना और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते रहना है और स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आने वाली हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 बिना किसी टाइम वेस्ट किए। क्या है चैप्टर नंबर 4 आपका? तो आपका द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। चैप्टर नंबर 4 क्या है? मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। जैसा कि नाम से ही क्या पता चल रहा है, कुछ मार्केट, कुछ बाजार के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्या सर वही बाजार है जहां से हम जाते हैं, झोला लेकर भर के सामान ले आते हैं, सब्जी लेते हैं? बस वही बाजार है। अभी देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। ठीक है ना? तो वन शॉट एक क्लास में चैप्टर जो है फिनिश करने वाले हैं आपका। तो देखते हैं क्या शुरुआत है। सबसे पहले क्या आ गया हमारे बीच? मार्केट आ गया है। तो मार्केट है क्या? मार्केट भाई, आप अगर आम भाषा में समझे, आम भाषा में हम बात करें तो मार्केट जाकर आप क्या करते हैं? मार्केट जाकर आप क्या करते हैं, किस लिए करते हैं? जब आपकी मम्मी कहती है जाओ सोनू, जाओ चिंटू मार्केट से जाकर सब्जी ले आओ, जाओ सोनू मार्केट से जाकर सामान ले आओ, जाओ मिंटू मार्केट से जाकर धनिया पुदीना खत्म हो गया है ले आओ। तो क्या होता है मार्केट में? आखिर मार्केट में क्या होता है? वस्तु का या आपका किसी गुड्स का, थिंग्स का, सर्विस का आदान प्रदान ही तो मार्केट में होता है। भाई मार्केट में आप छोटी सी दुकान पे सब्जी लेने गए तो वो क्या करता है, आपको आपके पैसे के बदले क्या दे देता है? कुछ थिंग्स या कुछ वस्तु दे देता है, कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देता है जिसको आपकी नीड है। यानी आपको जिस चीज की नीड है वो आपको देता है, उसको पैसे की नीड है आप उसको पैसा देते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कुछ आदान प्रदान होता है। क्या तो क्या है? मार्केट इज अ प्लेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर। यानी कि आपका जो बायर होता है, बायर यानी कि कौन है? आप बायर कैसे? क्योंकि आप खरीदने जा रहे हैं। मार्केट में जो खरीदने गया है वो क्या होगा? बायर होगा। और जो बैठ के बेच रहा है वो क्या होगा? सेलर होगा। भाई जिससे आप खरीदते हैं चीज वो क्या होता है? सेलर। क्यों सेलर है? क्योंकि वो सेल कर रहा है चीजें। आप बायर हैं तो बाय कर रहे हैं। ठीक है ना? तो बायर और सेलर का क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, जहां पे उस एरिया को क्या कहते हैं? उस एरिया को हमने मार्केट का नाम दे दिया। ये आपकी मार्केट की परिभाषा हो गई। क्या है? मार्केट इज अ प्लेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर। यानी कि सेलर और बायर के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन जहां पर होता है वो मार्केट है। आगे क्या कह रहा है? एंड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस। यानी कि क्या करते हैं? बाजार क्या करता है? बाजार वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में आपकी खरीदारी और विक्रेता, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच बातचीत का स्थान है। चीजें समझिएगा, एक तो बायर और सेलर के बीच बातचीत होती है और कुछ चीजों का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है आदान प्रदान? चीजों का लेना देना कैसे होता है? आप पैसे देते हैं, कोई चीज ले लेते हैं, वो पैसे लेता है, आपको कुछ दे देता है। ठीक है ना? तो ये क्या कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि किसी चीज से कोई चीज ले ली थी। जैसे आपने बचपन में देखा होगा, अभी आगे आगे पढ़ेंगे, मार्केट के टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम कि क्या होता है। हर जगह क्या होता है, आप मार्केट जाते हैं, आपने पैसे दिए, आपने रुपए दिए, आपने जो सामान आपको चाहिए खरीद लिया। मम्मी ने धनिया मंगाया था आपने 10 रुपए दिए, धनिया ले लिया 10 रुपए का। ठीक है ना? तो हर जगह पहले भी क्या होता था, आज भी कई जगह ऐसा होता है, गांव क्षेत्र में दिल्ली पहले क्या होता था कि जरूरी नहीं आपके पास पैसा हो, लोग चीजों का आदान प्रदान कर लेते थे, वस्तुओं का। कैसे? आपने बचपन में देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए हम स्कूल जाते थे तो अपना जब लंच होता था तो लंच बॉक्स लेके छोटे छोटे बच्चे बैठते थे। तो क्या करते थे, हम अपनी मैगी से बगल वाले दोस्त का पराठा बदल लेते थे। कहते तू हमारी मैगी खा ले और मैं तेरा पराठा खा लेता हूँ, क्योंकि हम मैगी खा के बोर हो चुके होते हैं, वो पराठा खा के बोर हो चुका होता है उसकी मम्मी से। तो हम क्या करते थे, बदल लेते थे। या कहते थे तू मेरा पास्ता खा ले, मैं तेरी क्या करते नूडल खा लेता हूँ। तो ये क्या करते थे, पैसे तो नहीं देते थे एक दूसरे से चीजें। तो ऐसा मार्केट में भी होता है और पहले भी होता था कि चीजों का आदान प्रदान। बहुत सी मार्केट्स में पहले होता था, गांव क्षेत्र में अगर आप कहीं भी रहे होंगे तो गांव में क्या होता था, अनाज ले जाते थे, धान या गेहूं ले जाते थे और उसके बदले में दुकानदार से कोई चीज जो चाहिए थी वो उसके वजन के हिसाब से, जो भी उनका आंकड़ा रहता है उसके हिसाब से ले लेता था। तो वस्तुओं का भी आदान प्रदान होता है। तो बाजार में होता क्या है, एक तो सर्विस, ठीक है,
एक तो बायर और सेलर का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, बायर और सेलर मिलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, सर्विस का भी आदान प्रदान होता है, ठीक है, आपने कुछ दिया, पैसा दिया, कोई चीज ले ली, ठीक है। तो बाजार क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में खरीदारों और विक्रेताओं का और आपका उत्पादकों का, यानी कि जो प्रोड्यूस करते हैं वो भी आते हैं। भाई हर चीज बेचने वाला प्रोड्यूस नहीं करता है। मान लीजिए सपोज कोई बाजार में धनिया बेच रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो धनिया प्रोड्यूस कर रहा हो सकता है धनिया कोई और किसान प्रोड्यूस कर रहा हो, वो उसको बेचता है, वो आपको बेच देता है। और ये भी हो सकता है कि प्रोड्यूस करने वाला डायरेक्ट बाजार में आके बेचता हो। दो रीजन हो सकते हैं, धनिया बेचने वाला, या तो एक रीजन क्या हो सकता है, तो धनिया अपने गांव में उगाता है और धनिया लेके आता है शहर में बेच देता है, तो क्या हो गया, प्रोड्यूसर भी हो गया सेलर के साथ साथ। एक क्या कर रहा है कि धनिया खुद नहीं उगाता, धनिया किसी किसान से खरीदता है और मार्केट में लाता है, आपको बेच देता है। तो क्या हो गया, प्रोड्यूसर कौन हो गया, किसान हो गया, सेलर कौन हो गया, जो धनिया बेच रहा है, आप क्या हो गए, बायर। तो कभी कभी क्या होता है, सेलर और प्रोड्यूसर एक ही आदमी भी हो सकता है। तो ये तरह तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो मार्केट आप समझ गए क्या होता है, सेलर और बायर का इंटरेक्शन होता है वहां पर, और ठीक है, और सर्विस का भी आदान प्रदान होता है, चीजों वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। ये हो गया हमारा मोटा मोटा क्या समझ गए, मार्केट हो गया, ठीक है, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, मार्केट अपन समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सोशल एस्पेक्ट ऑफ मार्केट। जो मार्केट है उसका सोशल एस्पेक्ट क्या है, समाज में मार्केट क्या है, ठीक है। तो सोशल एस्पेक्ट मार्केट का पढ़ेंगे कि क्या है बाजार का सामाजिक पहलू क्या है, ठीक है ना। तो इंटरचार्ज एंड इंटरेक्शन अमंग पीपल, पहला क्या है, लोगों के बीच क्या होता है, बातचीत होती है और कुछ चीजों का लेन देन होता है। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं किस पे, सामाजिक पहलू पे, किस पे बात कर रहे हैं, सोशल एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। किस पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सोशल एस्पेक्ट, यानी कि सामाजिक पहलू पे, सामाजिक पहलू पे बात कर रहे हैं। अब अभी पैसे की बात नहीं करनी अपने को, अभी सामाजिक पहलू पे बात करें तो समाज के हिसाब से क्या होता है, दो चीजें होती हैं, इंटरेक्शन एंड इंटरचेंज ऑफ अमंग पीपल, यानी लोगों के बीच क्या होता है, वस्तु का आदान प्रदान होता है और बातचीत होती है। पहला चीज वस्तु का आदान प्रदान, बातचीत, वस्तु का आदान प्रदान, बातचीत क्या होती है, लोगों के बीच आदान प्रदान और बातचीत, लोगों के बीच लोगों के बीच क्या होता है, लोगों के बीच बातचीत होती है, पहली बात बातचीत होती है, ठीक है। और क्या होता है, आदान प्रदान होता है किसी चीज का, चाहे वो पैसे दे के कोई चीज ले रहे हैं या कोई वस्तु दे के कोई चीज ले रहे हैं, तो बातचीत और आदान प्रदान, ठीक है। इट इज एन प्लेस वेयर देयर इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बिल्डिंग ऑफ रिलेशन। यहां क्या होता है, जानकारियों का एक्सचेंज होता है। कैसे एक्सचेंज होता है जानकारियों का, भाई आप बाजार में गए, ठीक है ना, आप बाजार में गए सॉरी, आप बाजार में गए, तो बाजार में गए तो क्या हुआ, आप मिले आप बायर से, आज सेलर से मिले। मान लीजिए आप क्या जाते हैं, आप रोज धनिया लेने जाते हैं, अपनी मम्मी धनिया मंगाती है, तो रोज आप बाजार में क्या जाते हैं, धनिया लेने जाते हैं, ठीक है। तो जब डेली धनिया लेने जाते हैं तो 10 दिन तक आप लगातार गए, ठीक है, 10 दिन में 15 दिन में आपकी धनिया वाले से सेलर से अच्छी जान पहचान हो गई, आपकी मित्रता हो गई, क्योंकि डेली आप उसके पास धनिया लेने जाते हैं। तो जब तक धनिया लेते हैं थोड़ी बहुत गपशप करते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, है ना, वो अपनी बताता आपकी, तो क्या बना, रिलेशन बना, सामाजिक एस्पेक्ट देखा जाए तो रिलेशन बना आपका धनिया वाले के साथ। 12वें दिन वो क्या करेगा, आपको 2 पत्ती ज्यादा दे देगा, तो दोस्त है अपना, ले ज्यादा धनिया ले तेरे को 10 रुपए में, तो रिलेशन बना, संबंध बना, ठीक है, ठीक है ना क्या बना, संबंध बना। और क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। कैसे सूचनाओं का, भाई आप मार्केट जाते हैं तो नई नई चीजें आप मार्केट में देखें, ओहो आलू के भाव इतने हो गए, आपको जानकारी मिली, मिली कि नहीं मिली। आप कहीं काम करते हैं मान लीजिए, तो आप सेलर को बता रहे हैं, यार हम जहाँ काम करते हैं या मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ तो आलू इतने रुपए मिलता, सस्ता मिलता है। सेलर कहता है अच्छा आप क्या, तो क्या, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आलू की बात नहीं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि क्या होता है, आपका वस्तुओं का तो आदान प्रदान चलिए ठीक है, आपका जो है जानकारियों का भी आदान प्रदान होता है। आलू एक उदाहरण है, और भी जानकारियां हो सकती हैं ऐसे। या मान लीजिए आप मार्केट में गए, आपने कोई नई चीज देखी कि यार जो है आपकी नई वैरायटी आ गई, कोई टमाटर की, या कोई सब्जी की नई वैरायटी आ गई, सब्जी नहीं कोई और चीज ले रहे हैं आप, मान लीजिए कोई आप नई टेक्नोलॉजी मार्केट में गए, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स की आप शॉप देखी आपने, तो देखा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गई अच्छी, एलेक्सा आ गया, अरे वाह बोल दो तो ऐसे गाना बजता, एलेक्सा आ गया, आपकी जानकारी का आदान प्रदान हुआ ना, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। यानी आपने कुछ जानकारी उसको दी होगी शायद सेलर को, या सेलर से आपको कोई नॉलेज मिला, मार्केट में आपने तरह तरह की डाइवर्सिटी देखी ना, जो अलग अलग विभिन्नताएं देखी, तो वहां से आपको सीख क्या है, जानकारी मिली तो दो चीजें क्या थी हमने, एक तो लोगों से रिलेशन बनते हैं, ठीक है, बातचीत होती है लोगों से, और क्या होता है, सूचना का आदान प्रदान होता है और रिश्ते भी बनते हैं, ठीक है क्या होता है,
एक तो सूचना का आदान प्रदान होता है, सूचना मिलती, जानकारियां मिलती हैं, सूचना का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है, आदान प्रदान होता है। और क्या होता है आपका, और क्या बनता है, रिश्ते बनते हैं, ठीक है ना, क्या बनते हैं, रिश्ते बनते हैं। भाई आपका डेली किसी से जाते हैं, आप मार्केट में जाएंगे, डेली इंटरेक्ट होंगे किसी सेलर से, तो आपका उसकी जो है बॉन्डिंग भी हो जाती है, आपका दोस्त हो जाते हैं कई बार वो, तो दोस्ती में आप उनके घंटों बैठे रहते हैं, बातें करते थे, शॉप पे बैठे गप्पे मारते हैं, चाय पीते हैं, तो क्यों होती है, जब डेली आप उनसे मिलते हैं तो रिश्ते तो बनते हैं। हमारा कल्चर ही ऐसा, देश का, हमारा भारत देश जो है उसका कल्चर ही ऐसा है कि जहाँ हम लोग 2-4 दिन मिल लेते हैं तो रिश्ते बना लेते हैं। फिर चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो पान वाला हो, चाहे वो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान का शॉप वाला हो, कोई कपड़े वाला हो, कोई हैंडलूम वाला हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटे बड़े हर एक औहदे के लोगों से हम क्या करते हैं, रिश्ते बना लेते हैं। यही तो हमारा कल्चर है, यही तो हमारे भारत का सभ्यता है, कल्चर है कि हम रिश्ते जो है बहुत जल्दी बना लेते हैं। जैसे हमारा आपका रिश्ता बन गया, देखिए अभी मैं 4 दिन मैंने सोशियोलॉजी पढ़ाई और मैं और आप जो है एक रिश्ते में बन गए, आप हमारे स्टूडेंट हो गए, हम आपके टीचर हो गए, ठीक है, आप हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हो गए, तो रिश्ते बनते टाइम नहीं लगता है हमारे देश में, ठीक है ना। तो ये दो क्या है, सोशल एस्पेक्ट है, ठीक है, सोशल एस्पेक्ट आप समझ गए दोनों, आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं, क्या कहता है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है आपका। अब सोशल एस्पेक्ट में क्या था, समाज की बात हो रही थी, पैसे की हम कोई बात नहीं करते, यहां पे समाज की बात नहीं, यहाँ पे पैसे की बात करेंगे। भाई सामाजिक तौर पे मार्केट की क्या वैल्यू वो हमने समझ लिया, रिश्ते बनते हैं, लोगों से बातचीत होती है, सूचनाएं आदान प्रदान होती है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अब बात करेंगे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, आपका पैसे की क्या बात है भाई, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आप यहां पर बात करेंगे, आर्थिक जो आपका पहलू, तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, यानी कि क्या होता है, वस्तुओं का, सेवाओं का वितरण होता है, और क्या होता है, उत्पादन, खपत और निवेश, सब चीजें होती है मार्केट में। अगर इकोनॉमिक पर्पस, इकोनॉमिक्स क्या कहता है, देखो जहां भी इकोनॉमिक्स आ जाएगा वहां पे समझ लीजिए पैसे की बात हो रही। इकोनॉमिक्स बहुत मतलबी चीज है, इकोनॉमी जो है वो पैसे से मतलब रखता है, बस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है पैसे की बात करता है। जहां भी इकोनॉमिक देखें आप समझ लीजिए कुछ आर्थिक चीज की बात हो रही है, पैसा पैसा पैसा, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तो मरती है, इकोनॉमिक्स के लिए गाना बना था, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है आपका, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस, यानी कि वस्तु और सेवाओं का क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वस्तु और सेवाओं का क्या होता है, वस्तु एवं सेवाओं का क्या होता है, वस्तु एवं सेवाओं का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चे, वितरण होता है, बंटवारा, बांटा जाता है। सेवाओं का क्या होता है, वितरण होता है। और क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, यानी कि उत्पादन होता है। भाई उत्पादन होगा तभी तो वितरण होगा। कंजप्शन होता है, खपत भी होती है ठीक है ना, खपत भी होती है किसकी, वस्तुओं की। तो वस्तु और सेवाओं का क्या होता है आपका, वितरण, उत्पादन और खपत होती है, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। और क्या होता है आपकी, निवेश भी होता है, निवेश या इन्वेस्टमेंट जो भी कह लें, ठीक है। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या समझे आप, वस्तुओं का उत्पादन, मार्केट में जब कोई चीज बेचेंगे कोई चीज बेचेंगे तो उसका प्रोडक्शन करना जरूरी है, प्रोडक्शन करेंगे नहीं तो कैसे बेचेंगे। तो क्या होता है बच्चे, उत्पादन भी होता है। अब उत्पादन क्यों कर रहे हैं, प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, ताकि बेच पाए, डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, वितरण कर पाए। तो उत्पादन इसीलिए हो रहा है क्योंकि वितरण होगा। अब वितरण जब होगा ज्यादा तो खपत होगी, खपत होगी तभी तो उत्पादन करेंगे। और खपत क्यों होगी, क्योंकि हम वितरण कर रहे हैं। ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। देखिए खपत क्यों हो रही है, किसी चीज की खपत क्यों हो रही है, आपका टाइम क्यों खपत हो, कहते हैं टाइम खोटी मत करो, टाइम क्यों खोटी हो रहा है, टाइम की खपत क्यों हो रही है, क्योंकि टाइम का वितरण कर रहे हैं, आप बांटे दे रहे हैं। और बांट क्यों रहे हैं, क्योंकि क्या है आपको, क्या है, क्योंकि टाइम आपका प्रोड्यूस हो रहा है, टाइम आपका बन रहा है, आप बांट रहे हैं तो खपत हो रही है। सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है। और क्या होता है, साथ में इन्वेस्टमेंट भी होता है। मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, आपने कहा कि आज हमको धनिया बेचना है, ठीक है। सपोज आप सर कहेंगे धनिया बहुत कह रहे हैं सर, आपको धनिया बहुत याद है, कोई और उदाहरण लेते चलो, ठीक है, धनिया ज्यादा हो रहा है। तो मान लीजिए कोई छोटा सा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आप सोशियोलॉजी है, या मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट है, आपको क्या करना है आपको कोई चीज, आपकी कोई शॉप है, मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, ठीक है, मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, ठीक है। वहां पे आप क्या करते हैं, टेलीविजन या टीवी बेचते हैं, ठीक है। तो आप टीवी लाए, आप 10,000 रुपए का टीवी लेकर आए, ठीक है, और 10 टीवी लेकर आए, तो आपने क्या किया, 1 लाख रुपए यहां पे क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। 1 लाख क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, और आपने एक टीवी 12,000 रुपए का बेच दिया,
ठीक है, तो 12,000 का बेचा तो आपको क्या मिल गया, आपको जो भी मिला 10 के हिसाब से आपको जो है प्रॉफिट मिल गया, ठीक है ना। तो आपको प्रॉफिट लेने के लिए आपने क्या किया, पहले इन्वेस्टमेंट किया ना, पहले इन्वेस्ट किया ना आपने। भाई मार्केट में लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कहते नहीं मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो। तो मार्केट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का भी जरिया, इन्वेस्टमेंट भी होता है मार्केट में, चीजों का वितरण होता है, खपत होती है, प्रोडक्शन होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो ये मतलब था इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इतनी बात समझ गया। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है आगे चलते हैं। अब एडम स्मिथ एडम स्मिथ थे वो आपके जो थे बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना। एडम स्मिथ क्या थे, आपके अर्थशास्त्री थे, ठीक है। तो इनका क्या था सेल्फ इंटरेस्ट। इन्होंने क्या कहा सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में एवरी इंडिविजुअल इज इंटरेस्टेड वर्कर फॉर हिज ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि हर व्यक्ति क्या करता है, इन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करता है, अपने स्वार्थ में ही रुचि रखता है, ये एडम स्मिथ का कहना था, ठीक है। अर्थशास्त्री थे बहुत बड़े, ठीक है। और इनका कहना क्या था इनविजिबल हैंड, द गवर्नमेंट हैंड इज लेस, वी हैव मोर हैंड रोल ओवर द इकोनॉमी, द इंडिविजुअल डिसाइड द सप्लाई एंड डिमांड इकोनॉमी, ठीक है। लाइज एज फेयर, लीव अस एलोन, लेट्स बी, द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द प्राइवेट सेक्टर। देखिए एडम स्मिथ का क्या कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है अपने स्वार्थ के लिए या अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करता है, ठीक है, अपनी रुचि के हिसाब से काम करता है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है, ठीक है। और जब प्रत्येक व्यक्ति इस तरह सोचता है तो वो देश के लाभ और विकास में योगदान दे रहा होता है, ठीक है। व्हेन एवरी इंडिविजुअल थिंक इज इन दिस वे, जब प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है इस तरह से सोच रहा होता है तो वो योगदान कहां दे रहा होता है, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में क्या कर रहा होता है, योगदान दे रहा होता है। देखिए आप जब ये सोचेंगे आप अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो अपने फायदे के लिए काम करेंगे तो आप ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा कमाएंगे तो आप इनकम टैक्स भी तो देंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअली यानी इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं आप देश के लिए, भाई टैक्स दे रहे हैं तो टैक्स देश का, टैक्स का जो पैसा होता है देश के काम आता है, तो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं आप देश के काम तो आ रहे हैं ना, देश को पैसा प्रदान कर रहे हैं, देश को कमा के दे रहे हैं, देश के काम आ रहा है इनडायरेक्टली अगर देखा जाए मोटे तौर पे। तो इनका क्या कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है अपने स्वार्थ और अपनी रुचि के हिसाब से काम करता है, और जब प्रत्येक व्यक्ति इस तरह से सोचता है तो वो देश के लाभ और विकास में योगदान देता है, ठीक है। जब प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है इस तरह सोचता है कि अपने अपने लाभ के लिए काम करे, तो प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है देश के विकास में और लाभ में क्या करता है योगदान, या अपना, ठीक है ना, अपना योगदान देता है, ठीक है। फिर आपका ये जो था आपका सेल्फ इंटरेस्ट, एक कॉन्सेप्ट था सेल्फ इंटरेस्ट। फिर था इनविजिबल हैंड, यानी कि आदर्श हाथ। ये क्या कहता है द गवर्नमेंट हैंड इज लेस, वी हैव मोर हैंड, यानी कि क्या कहता है सरकार का हाथ कम है, हमारा हाथ ज्यादा है, ठीक है। अर्थव्यवस्था की भूमिका में इनका कहना था कि सरकार का हाथ कम है, हमारा हाथ ज्यादा है, जो कि देखा जाए तो सत्य है। सरकार का क्या हाथ, हमारा हाथ भाई लोगों से तो बनता है देश, लोगों के काम से जब एक एक बूंद बूंद से सागर बनता कहते हैं ना, तो लोग जब छोटे छोटे लोग काम करते तो ये सब छोटे छोटे लोग मिला के तो देश की अर्थव्यवस्था को बनाते हैं, बनाते कि नहीं। सरकार की अर्थव्यवस्था क्या बनाते हैं हम इंसानी तो मिलकर बनाते हैं बड़ी अर्थव्यवस्था। तो क्या कहा था इन्होंने कि सरकार का हाथ कम है, हमारा हाथ ज्यादा है अर्थव्यवस्था की भूमिका में। तो और व्यक्ति आपूर्ति और मांग की अर्थव्यवस्था तय करते हैं, यानी आपूर्ति और मांग की अर्थव्यवस्था कौन तय करते हैं, व्यक्ति तय करते हैं। तो लेजर फेयर हमें अकेला छोड़ दे, लेजर फेयर ने कहा था हमें अकेला छोड़ दो, इसे रहने दो, यानी लेजर फेयर ने क्या कहा था, हमें अकेला छोड़ दो, इसे रहने दो, सरकार को निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनका क्या कहना था, सरकार को निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट सेक्टर में हस्तक्षेप जो है वो नहीं करना चाहिए सरकार को, ठीक है। किसका कहना था आपका लेजर फेयर, हमें अकेला छोड़ दो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, क्या क्या पढ़ लिया हमने, एक तो हमने क्या पढ़ लिया आपका कौन सा एस्पेक्ट पढ़ा था हमने, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पढ़ा था, ठीक है। सामाजिक पढ़ा था, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या पढ़ेंगे हम, समाज शास्त्री परिपेक्ष पढ़ेंगे, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट, अ लॉट ऑफ सोशल एक्टिविटी टेक प्लेस इन द मार्केट, यानी कि बाजार का सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू क्या है, बाजार में बहुत सारी सामाजिक गतिविधियां होती हैं,
ठीक है। बहुत सारी सामाजिक गतिविधियां कैसे होती है बाजार में, भाई बाजार में बाजार में जाते हैं तो आप अकेले थोड़ी ना होते हैं, वहाँ पूरी सोसाइटी आपको मिलती है, ठीक है ना। कई चीजें देखते हैं आप कि बाजार में कोई कैसे जो है पेश आ रहा है लोगों से, या कोई सेलर, कोई बायर या सेलर देखते हैं आप, कोई सेलर होता है वो अपने कस्टमर से अच्छे से पेश आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई कस्टमर से कुछ उल्टा बोल रहा है, कोई जो खरीदने वाला है वो सेलर से जाके बदतमीजी कर रहा है। तो एक बदतमीजी की बात नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, सामाजिक घटनाएं होती हैं बाजार में। भाई बाजार क्या एक समाज से तो मिलकर बनता है, आप सब देखते हैं, हर तरह के लोग देखते हैं बाजार में, ठीक है ना। कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, कोई खाली देखने आया है तो कोई खरीदने आया है, ठीक है। तो खाली रेट पता करके चला जाता है। तो क्या कहते हैं, आपके जो सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि आपके बाजार क्या है, बाजार में सारी सामाजिक गतिविधियां होती हैं, क्योंकि बाजार भी एक समाज का ही हिस्सा है। क्या है, समाज का ही हिस्सा क्या है, बाजार है। तो बाजार में सामाजिक गतिविधियां तो होंगी। तो इट इज कंट्रोल्ड बाय सोशल ग्रुप, कास्ट एंड क्लास, और यह सामाजिक समूह, जाति और वर्ग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, आपका सोशल ग्रुप्स, कास्ट और क्लास के द्वारा, यानी वर्ग और क्लास जो भी है आपकी जाति के द्वारा क्या किया जाता है, इसको कंट्रोल या नियंत्रित किया जाता है। मार्केट के प्रकार बता रहे, तो वीकली मार्केट और ट्रेडिशनल कम्युनिटी, कौन कौन सी, साप्ताहिक बाजार और पारंपरिक समुदाय। देखिए वीकली मार्केट, जो बच्चे होंगे गांव से बिलोंग करते होंगे, जो बच्चे गांव क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, तो उनको ये बात पता होगी कि गांव में क्या होता है। गांव में आपने देखा होगा कभी कभी आपकी जो गांव में रहते होंगे तो वीक में एक बार मार्केट लगती है। आपने देखा होगा कि सप्ताह में एक बार बाजार लगती है गांव में। फिर उस बाजार का सब लोग क्या करते हैं, पूरे सप्ताह इंतजार करते हैं। क्या करते हैं, पूरे सप्ताह इंतजार करते हैं बाजार का। तो वीक में एक बार लगती है। एक ट्रेडिशनल मार्केट होती है जो हमेशा लगी रहती है। शहरों में आपने देखा होगा ट्रेडिशनल मार्केट जो होती है, इनका चलन शहरों में होता है। आपने देखा परमानेंट मार्केट वहाँ पे सेट रहती है। आप 24/7 तो नहीं, मतलब दिन में आप जाएंगे या 7 दिन जाएंगे, आपको बराबर वहीं पे जो है सारी शॉप्स मिलेंगी, जो भी मिल रहा है आपको वहाँ पे फिक्स जगह मिलेगा। लेकिन जो आपकी वीकली मार्केट होती है गाँव वगैरह में जो लगती, प्रचलित होती है, आज भी प्रचलित है, तो वहाँ हफ्ते में एक बार बाजार लगती है। सारी चीज़ें, सब्जी और राशन और मसाले, तेल, सब जो एक जगह मिलता है आपका, तो वीक में एक बार लगती, तो वीकली मार्केट हो गई। तो मार्केट के एक तरीके से प्रकार बता रहा है, ठीक, मार्केट जो है कैसे कैसे किस तरह से होती है और कैसे। तो वीकली मार्केट और जो आपकी ट्रेडिशनल मार्केट है उनके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। आगे चलते हैं। फिर ये क्या है, क्या कह रहा है, धोरई विलेज इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट, यानी बस्तर डिस्ट्रिक्ट में धोरई एक गांव है छत्तीसगढ़ में, जो कि है आपका, यानी छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में धोरई गांव है। द ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कम फ्रॉम नियर बाय विलेज एंड टाउन टू बाय एंड सेल आइटम, यानी कि आपके जो आपका छत्तीसगढ़ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बस्तर जिला है, वहाँ का एक धोराई गांव है। वहाँ पे कैसी मार्केट लगती है जहाँ पर ट्राइबल और नॉन ट्राइबल दोनों ही तरह के लोग आते हैं, मार्केट में इकट्ठा होते हैं और वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। आपको मार्केट का उदाहरण दिया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले धोराई गांव में आदिवासी और गैर आदिवासी आसपास के गांव और कस्बों से आते हैं, तो चीजें खरीदने और बेचने आते हैं। कुछ क्या करते हैं, चीजें को बेचने आते हैं, कुछ क्या करते हैं, उस मार्केट में अपनी शॉप लगाते हैं, अपनी दुकान लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना झोला लेके क्या आते हैं, सामान बेचने आते हैं। कुछ क्या करते हैं, झोला लेके सामान खरीदने आते हैं। बस दो लोग के झोलों में अंतर इतना होता है कि जो सामान बेचने आता है उसका झोला भरा होता है, और जो सामान खरीदने आता है उसका झोला खाली होता है। तो जो खाली झोला लेके आया है तो समझ जाओ सामान खरीदने आया है, और जो भरा झोला लेके आया है समझ जाओ सामान बेचने आया है। तो ये तो मजाक की बात है, इस तरह के लोग आते हैं। और ट्राइबल और नॉन ट्राइबल दोनों तरह के लोग आते हैं, और क्या करते हैं, उस मार्केट में कुछ सामान बेचने और खरीदने आते हैं, वस्तुओं का, सामानों का, सेवाओं का आदान प्रदान करने आते हैं। कुछ अपनी शॉप लगाने आते हैं, कुछ अपने प्रोडक्ट को बाय करने आते हैं। तो एक धोरई जो गांव है बस्तर जिले का, वहां की बात हो रही है चर्चा में। उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है आपको कि बाजार का क्या है, एक टाइप है। क्या क्या होता है आपका, फूड, हनी, साल्ट, बास्केट, टूल, बेड, ज्वेलरी, यानी कि सारी ही चीजें बाजार में क्या क्या है आपका, खाद, शहद, नमक, टोकरी, उपकरण, मोती, आभूषण, सारी ही चीजें क्या करती हैं, वहां बेची और खरीदी जाती हैं उस बाजार में। जिस बाजार की चर्चा यहां पर हो रही है, सारी ही चीजें बेचने और खरीदने आते हैं, ठीक है। तो बिसाइड बायर एंड सेलर देयर आर एंटरटेनर, परफॉर्मर, मैजिशियन, गेमर, राइडर, ईटीसी, यानी कि अब देखिए बाजार बड़ी बाजार है, इसका मतलब ये, यानी कि यहां पर क्या है, सिर्फ बायर और सेलर नहीं आते, सिर्फ बायर और सेलर ही नहीं आते, यहां पे क्या आते हैं, आपके एंटरटेनर भी आते हैं।
मैजिशियन भी आते हैं, यानी कुछ क्या करते हैं, आपको मनोरंजन करने आते हैं। आपने देखा होगा वो रस्सी पे चलने वाला खेल दिखाते हैं कुछ लोग बंदर का खेल दिखा रहे हैं। वो रस्सी पे लड़की चलती है, नहीं रस्सी ऐसे ऐसे रस्सी लगी होती है और लड़की के हाथ में डंडा होता है, फिर वो डंडे पे ऐसे ऐसे रस्सी पे चलती है। तो वो वाला इंटरटेनमेंट करने, या कुछ बंदर को नचाते हुए खेल दिखाते हैं। या कुछ मैजिशियन आता है, वो जादू दिखाता है, आपका रुमाल लेता है, रुमाल से कबूतर निकाल देता है, रुपया आपका गायब कर देता है, जेब से निकाल देता है, यहाँ से निकाल देता है। वो सब जादू खेल होते हैं ना। तो वो कुछ वो लोग भी आते हैं कुछ करने, मनोरंजन करने। कुछ कलाकार आते हैं, आपको कुछ अपनी कला दिखाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, कुछ आपको ऊंट लेके आ जाता है, कोई ऊंट की सवारी कराता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान ही नहीं, यानी कि सिर्फ चीजें खरीदने और बेचने वाले ही नहीं आते, यानी कि सिर्फ दुकानदार और खरीदार ही नहीं होते, या और भी इंटरटेनमेंट के से बच्चे भी आ रहे हैं साथ में। अपने पापा तो झोला लेके सब्जी लेने आ रहे हैं, लेकिन वो बच्चा जो बेचारा है वो तो सब्जी लेते लेते बोर हो जाएगा ना। तो उसके मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया बाजार में। वो क्या देख रहा है बेचारा, वो अपना बंदर का खेल देख रहा है, वो लड़की को रस्सी पे चलते देख रहा है। तो पापा सब्जी खरीद रहे हैं, पापा का मनोरंजन हो रहा है, पापा अपना रेट पूछ रहे हैं, ओह गाजर इतने रुपए में है, अच्छा ओह आलू महंगा हो गया है। तो अब बच्चा क्या है, पापा अपने सब्जी मनोरंजन में लगे हैं, पापा को उसमें मजा आ रहा है। अब बच्चा क्या है, बच्चा अपना जो है उसको जो लड़की चल रही रस्सी वो उसको देखे जा रहा है, ऐसे मजा आ रहा है, बंदर को देख रहा है उछल रहा है, ओ बंदर। तो सबके मनोरंजन का ध्यान रखा गया है, ऐसी बाजार है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि बाजार में सिर्फ दुकानदार और खरीदार ही नहीं, जादू दिखाने वाले, इंटरटेनमेंट करने वाले लोग, परफॉर्मेंस करने वाले, राइडर यानी कि कुछ सवारी कराने वाले भी शामिल हैं। यानी कोई ऊंट चला के बैठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो ऐसे लोग भी शामिल हैं। और क्या है, आपके मनी लेंडर, साहूकार भी शामिल है। साहूकार क्या होते हैं, जो आपको पैसा वैसा देते हैं ब्याज पे, किसी को पैसा उधार चाहिए, किसी को कोई चीज अपनी गिरवी रखनी है, कोई अपना कोई हीरा मोती सोना चांदी गिरवी रख के आ गया, कह रहा है हमें लोन दे दो भैया, बहन की शादी है, बेटिया की शादी है, या हमारी चीज गिरवी रख लो, या हमारी जमीन गिरवी रख लो, हमें पैसा दे दो, या हमें ब्याज पे पैसा दे दो। तो वो अच्छे दार पे अच्छी ब्याज पे क्या देते हैं, पैसा देते हैं, है ना। आपने देखा होगा पिक्चर में दिखाते हैं, मूवी में दिखाते हैं वो लाला बैठा होता है ऐसे अपनी गद्दी पे, एक बढ़िया सी गद्दी होती है, वहां पे लाला बैठा होता है, इसका तोंद निकला होता है, ऐसे पेट निकला होता है। तो अब उससे उधार मांगने आता है गरीब आदमी, साहब हमारी लड़की की शादी है, हमको पैसा दे दो। तो फिर वो ऐसे पान थूक के बात करता है ऐसे, कितना पैसा चाहिए, क्या लाए हो गिरवी रखने के लिए बाबू, लाओ तुम्हारा जमीन गिरवी रख लेते हैं। तो ऐसे जमीन गिरवी रख लेता है और क्या करता है, उसको पैसा दे देता है उधार या मोटे ब्याज पे, 10% लगेगा है जेब में देने को। तो कहता हाँ साहब दे देंगे 10%, ठीक है ले जाओ पैसा, गाड़ी में पड़ा है। तो ऐसे क्या करते, आपको देखो लाला वगैरह जो होते हैं साहूकार मूवीज में दिखाए जाते हैं, कितना पैसा लाए हो ऐसे करते हैं। तो वो वाले मनी लेंडर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और दिस काइंड ऑफ मार्केट इज टिपिकल ऑफ विलेजेस, सिटीज एंड टाउन, यानी कि इस तरह की बाजार कहाँ लगती है, विशेष रूप से अगर देखा जाए शहरों में नहीं लगती है ज्यादा ये बाजार आपको गांव कस्बों में आदि में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। आपको गांव कस्बों में ज्यादा देखने को मिलेगी, शहरों में इस तरह की बाजारें जो है उनका प्रचलन नहीं होता ज्यादा तो इन ट्राइबल एंड हिली एरिया वीकली मार्केट इज अ ह्यूज ओकेशन फॉर देम टू इंटरेक्ट विद देयर फ्रेंड्स एंड काइंड्स सोशल मीटिंग प्लेस। यानी कि जो आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, उसमें जो आपकी ये वीकली मार्केट होती है, ये दोस्तों और रिश्तेदारों के बैठने और बातचीत करने का बड़ा अवसर होता है। कहते हैं चलो मिलते हैं भाई, फिर बाजार में मिलते हैं अगली बाजार में। तो बाजार एक तरीके से क्या होता है, वहां के लोगों के लिए एक उत्साह, एक नहीं मीटिंग का, सोचते चलो यार बाजार आ रही है, दोस्त से मिलेंगे, यार दोस्त से मिलेंगे, गप्पे मारेंगे, वहां पे बतासे खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे और भेलपूरी खाएंगे, है ना। तो ये क्या होता है, जैसे अपने का मतलब शहर में रहते हैं दोस्त यार, तो शहर में उनका क्या था, डेली उनको डेली उनके सब शॉप्स लगती है, तो डेली अपना चाय पे मिलने शाम को मिलते हैं, शाम को चाय पे मिलते हैं, टपरी पे मिलते हैं, कहते हैं टपरी पे मिलते हैं, या मोमोज कॉर्नर पे मिलते हैं, या टिक्की के ठेले पे मिलते हैं ना। तो शहर में तो डेली लगता है, लेकिन गाँव क्षेत्र में भाई डेली कहाँ है ऐसा, कहाँ मिलेंगे बताओ, गाँव में खेत में मिलेंगे क्या, नहीं। फिर गाना गाएंगे, काटी रात मैंने खेतों में तू आया नहीं। तो फिर क्या होता है, गांव में तो जरिया होता नहीं, तो मार्केट क्या होता है उनके लिए एक अवसर का प्रदान करता है कि यार मार्केट आ रही, बाजार आ रही है हफ्ते में, चलो यार दोस्तों से मिलेंगे, बाजार में कुछ खाएंगे पिएंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे, मजे करेंगे। तो उनके लिए क्या होता है, एक अवसर के तौर पे काम करता है कि चलो बाजार आ रही तो एंजॉय होगा, है ना। तो ये देयर इज इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल इंटरेक्शन, यानी कि क्या होता है, आर्थिक के साथ साथ, आर्थिक क्यों होता है, क्योंकि भाई सामान खरीदोगे बेचोगे, पैसा लोगे दोगे, ठीक है, मैजिक देखना तभी पैसा देना, तो आर्थिक तो होगा, डन है। लेकिन सामाजिक इंटरेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि लोगों से मिलना, बाजार में पता चले पड़ोस के गांव का आपका दोस्त आया, वो भी सब्जी लेने आया अपने बच्चे के साथ, तो उससे मुलाकात हो गई, ओ शर्मा जी क्या हाल है, ओ आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया ये हमारा, तो क्या ये मुलाकात हो जाती है लोगों से। तो ये भी एक अवसर की तरह उनके लिए काम करता है, ये कहने का इनका मतलब था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, फिर क्या कह रहा है सॉरी, चेंजेस इन द ट्राइबल मार्केट, यानी जो आदिवासी बाजार है उसके बदलाव के बारे में बात हो रही, क्या क्या बदलाव उसके अंतर्गत हुए, ठीक है। तो इन द कोलोनियल पीरियड मैनी डेवलपमेंट टुक प्लेस, यानी कि कोलोनियल जो पीरियड था, यानी कि जो औपनिवेशिक काल था, उसमें कई विकास हुए, ठीक है, कई क्या हुए, डेवलपमेंट हुए। फॉरेस्ट वर क्लियर्ड फॉर लेइंग डाउन ऑफ रोड, रेलवे एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि सड़कें, रेल मार्ग और क्या उद्योग लगाने के चक्कर में जंगल को साफ कर दिया गया। भाई जंगल जो बेचारे इसीलिए कटते हैं, या तो सड़क बननी हो, या तो हाईवे बनना हो, या तो रोड लगानी हो, तो बिल्डिंग खड़ी करनी हो, या तो कोई भी मार्ग निकालना हो, तो जंगल को कटना पड़ता है। क्योंकि जंगल कैसे खड़े होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, और बेटा जो सीधा होगा कटना उसी को पड़ेगा, ठीक है ना। जो टेढ़ा होगा वो नहीं कटेगा, कटना हमेशा उसी को पड़ता है जो सीधा होता है। और जंगल में पेड़ कैसे खड़े होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, और सीधे का तो बेचा हमेशा कटना ही पड़ता है। तो टेढ़ा होना भी कभी कभी जरूरी होता है, लेकिन नहीं, आप सीधे हैं तो सीधे रहिए, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल था कि पेड़ सीधे होते हैं तो कट जाते हैं, सीधे को हमेशा कटना पड़ता है, ठीक है। तो अगर सीधे हैं आप, शालीन हैं, तो हमेशा आपको कटना पड़ेगा। चालाक जो चालाकी करके जो टेढ़ा है वो तो निकल जाता है, सीधा पेड़। तो ये हमारी बात नहीं थी, हमारी बात क्या थी तो फॉरेस्ट को कटना पड़ता है क्योंकि वहां रोडें बननी है, बिल्डिंग बननी है, तो फॉरेस्ट का क्या हुआ, कटना जो है साफ किया गया जंगलों को। फिर क्या हुआ, देवर डिस्प्लेस्ड एंड वर नॉट गिवन अल्टरनेटिव होम, देयर ऑक्यूपेशन हैड टू चेंज, यानी क्या हुआ, उन्हें विस्थापित किया। भाई जंगलों में अगर आदिवासी रहते थे तो जंगल कटे तो उनको क्या करना पड़ा, उनको वहां से भैया उनका दाना पानी खत्म हो गया, उनको वहां से हटना पड़ा, तो उनको विस्थापित कर दिया गया, लेकिन उनको कोई घर नहीं दिया गया वैकल्पिक। इसलिए उनका क्या हुआ, उन्हें अपना व्यवसाय जो था बदलना पड़ा। भाई आप कोई व्यवसाय कहीं पे करते हैं तो अगर वहां से आप हट जाएंगे तो आपका व्यवसाय भी तो बदल जाएगा। अब आप बताइए, अभी आप ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए किसी स्कूल में, तो जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके पिताजी कहीं जॉब में है, उनका ट्रांसफर हो जाए, आपको शहर से जाना पड़े, तो बताइए वो आपका स्कूल छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, वो भी अभी आपका व्यवसाय वही है, स्कूल आपका, तो ऐसे ही क्या होता है, जब उनका व्यवसाय, उनका चीज़ें वहां से खत्म हो गई, उनका घर वहां पर नहीं रह गया, तो उनका व्यवसाय क्या हुआ, उनसे छूट गया, ठीक है ना। तो देवर फिर क्या कहा, नॉन ट्राइबल मनी लेंडर एंड ट्रेडर एक्सप्लॉइट देम, यानी कि गैर आदिवासी जो साहूकार थे और व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया, उनको शोषण किया। शोषण कैसे करता, भाई उनको ज्यादा ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, उनको जरूरत है तो उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे उनको पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ब्याज इंटरेस्ट पे उनको पैसा दे रहे हैं, तो उनको क्या करते हैं, एक तरीके से उनका शोषण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उनका एक तरीके से शोषण कर रहे हैं, ठीक है, उनका शोषण कर रहे हैं। तो द लोकल इकोनॉमी इंटीग्रेटेड रीजनल मार्केट इंटीग्रेटेड नेशनल मार्केट, यानी कि अंग्रेजी आपकी क्या है, नहीं, द लोकल इकोनॉमी इंटीग्रेटेड रीजनल मार्केट इंटीग्रेटेड नेशनल मार्केट, यानी कि स्थानीय अर्थव्यवस्था ने क्षेत्रीय बाजार को एकीकृत किया और राष्ट्रीय बाजार को एकीकृत किया, यानी कि जो आपकी क्षेत्रीय यानी कि जो लोकल मार्केट थी और जो नेशनल मार्केट थी उसको क्या किया, इंटीग्रेट किया, ठीक है। द ब्रिटिश टुक ट्राइबल प्रोडक्ट एंड शुड देम इन सिटीज, यानी कि आदिवासी जो थे, अंग्रेजों ने क्या किया, आदिवासी उत्पादों को ले जाते थे और उन्हें शहरों में बेचते थे। क्या करते थे, शहरों में बेचते थे। आदिवासी के जो उत्पाद थे, जो प्रोडक्ट थे आदिवासी के बनाए हुए, वो ब्रिटिश ले जाते थे और शहरों में अच्छे दामों पे बेचते थे। भाई क्या गांव में क्या होता है, गांव में किसान जो है वो क्या करता है, मान लीजिए कोई सब्जी उगाता है बेचारा, मान लीजिए गोभी उगा रहा है वो, ठीक है, तो गांव में क्या होता है, उसको गोभी का रेट नहीं मिलता, गोभी उगाता है, वो काटता है और रोड के किनारे अपना लेके बैठ जाता है। कोई आता है उसको 10 रुपए में ले जा रहा है, कोई 5 रुपए में ले जा रहा है, कोई 10 रुपए में ले जा रहा है, कोई 15 रुपए में ले जा रहा है ना, ऐसे कर करके उसको दाम नहीं मिलते। वहीं से कोई बिजनेसमैन आता है शहर का दिमाग वाला, तो क्या करता है, दिमाग वाला तो गांव वाला भी होता है, लेकिन उसके पास क्या होता है, सुविधाएं नहीं होती है, ठीक है, ये नहीं कह सकते दिमाग नहीं, तो सुविधाएं नहीं होती उन लोगों के पास, ठीक है, उन लोगों के पास इतना एक्सपेंस खर्च करने के लिए भी नहीं होता कभी कभी। तो सिटी से कोई आया, वो 10-10 रुपए में खरीद ले गया, उसको क्या किया, बढ़िया साफ किया, उसको सफेदी लगाई, इसमें बढ़िया से पैकिंग की, एकदम बढ़िया रैपर में रखा और लो 100 रुपए का उसको बना दिया, मॉल में रख के बना दिया ना, मॉल में रख के उसको 100 रुपए बना दिया। तो खरीदा किससे, बेचारे जिसने मेहनत की, जिसने पूरे साल भर खेत में काम किया, जिसने धूप में काम किया, पानी में काम किया, आंधी में काम किया, उस फसल को उगाया, उसको कितना मिला, 10 रुपए, और उसने बढ़िया रैपर चढ़ा के मॉल में रख दिया तो कितना मिल गया, 100 रुपए। तो ये क्या करता है, ये तो उनका एक तरीके से शोषण ही तो हुआ, उनको उठा के उनको वहां पे ऐसे लोग करते थे कि उनका प्रोडक्ट जो आदिवासी का प्रोडक्ट था उसको लेके शहरों में अच्छे दामों पे क्या करते थे, बेच देते थे। तो ट्राइबल वर आइसोलेटेड एंड हेंस एक्सप्लॉइटेड, यानी कि आदिवासी अलग थलग थे, इसलिए उनका क्या होता था, शोषण होता। भाई अलग अलग थे, इधर उधर बटे थे, तो इसलिए क्या होता था, उनका शोषण होता था, उनमें एकजुटता नहीं हो पाती थी, तो उनको क्या, लोग उनका क्या कर लेते थे, उनका शोषण जो थे वो कर लेते थे, ठीक है ना।
आगे, सिटिंग अरेंजमेंट इन द वीकली अरेंजमेंट, यानी कि साप्ताहिक की जो व्यवस्था थी उसमें सिटिंग अरेंजमेंट कैसे था आपका, गिवन बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट एल्फ्रेड जेल, द सेंटर पोर्शन इज ऑक्यूपाइड बाय द नॉन ट्राइबल, यानी कि जो उनकी जो आपकी बैठने की उनकी व्यवस्था थी, आपकी साप्ताहिक जो वीकली आपकी क्या होती थी, वीकली जो आपकी मीटिंग होती थी उसमें उनकी जो बैठने की व्यवस्था थी उसके बारे में क्या बताया गया, इन्होंने क्या बताया इन्होंने कि आपका जो मध्य भाग पर कौन बैठता था, गैर या आदिवासी, यानी कि जो नॉन ट्राइबल थे उनका कब्जा था, ठीक है। फिर रिच डिकूज सेलिंग सेमी प्रीसियस स्टोन टू ट्राइबल बट नॉन मिडिल क्लास, सेकेंड लेवल मिडिल क्लास, पेरीफेर ट्राइबर एंड लोअर कास्ट, यानी कि जो आपके अमीर द्वीपों आदिवासियों को अर्थ कीमती पत्थर बेचते थे, ठीक है, लेकिन गैर मध्यम वर्ग, दूसरा स्तर मध्यम वर्ग और परिथी आदिवासी जो थे वो निचली जातियां ठीक है, लोअर कास्ट। आगे, इवन द इंटरेक्शन बिटवीन ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल ट्रेडर आर डिफरेंट, यानी कि यहां तक कि आदिवासी और गैर आदिवासी व्यापारियों के बीच बातचीत भी क्या होती थी, अलग होती थी। ट्राइबल और नॉन ट्राइबल जो आपके थे उनके बीच में क्या होती थी, इंटरेक्शन भी जो था वो अलग होता। ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल प्योरली बिजनेस, देयर पोजीशन इन सोसाइटी इन डिफरेंट, सो दे हैव नथिंग इन कॉमन एक्सेप्ट द मार्केट, यानी कि आपके आदिवासी और गैर आदिवासी विशुद्ध रूप से क्या थे, व्यवसाय करते थे। समाज में उनकी स्थिति अलग है, इसलिए उनके पास बाजार के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं था। उनके पास क्या, बाजार के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं था, ठीक है ना। ये फिर बात करते हैं आपकी एक्सचेंज ऑफ आइटम, वस्तुओं का आदान प्रदान। तो ट्राइबल आर नॉट ओनली सेलर बट बायर एज वेल, यानी कि जो आपके आदिवासी होते थे वो क्या होते थे, सिर्फ सेलर ही नहीं होते थे, वो बायर भी होते थे। कुछ लोग भाई, कुछ लोग क्या कर रहे थे, सेल करने आ रहे थे, तो कुछ लोग बाय करने भी आ रहे थे। तो सेलर ही नहीं, आदिवासी क्या होते थे, बायर भी होते थे, ठीक है ना। एज वेल एज कॉमन आइटम आर नॉट अवेलेबल ऑन एवरीडे बेसिस, यानी कि जो आपकी सामान्य वस्तुएं थी वो हर दिन उपलब्ध नहीं थी, ठीक है। क्या होता था, सामान्य वस्तुएं जो कॉमन आइटम थे वो हर दिन उपलब्ध नहीं थे। तो दे वेट फॉर द वीकली मार्केट टू बाय गुड्स, यानी कि वो क्या करते थे, फिर जो आपकी वीकली मार्केट होती थी वो सामान जो आपके खरीदने के लिए क्या करते थे, वीकली मार्केट का वेट करते थे। आज भी कई कई गाँव में अगर देखें आप होता है, तो जहाँ साप्ताहिक बाजार लगती है तो वहाँ रोज क्या होता था, रोज जो होता है आपके सामान्य जो आइटम होते हैं जरूरत के, रोज अवेलेबल नहीं होते बाजार में। वो वेट करते हैं कि कब वीकली मार्केट लगेगी तो हम ये सामान वहां से खरीद कर हफ्ते भर के लिए लाके रखेंगे। तो ऐसा आज भी गांव क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो होता है, जहां पर वीकली मार्केट का प्रचलन है वहां पे उनको आसपास के एरिया में जो मार्केट है वहां नहीं मिलती, फिर उनको क्या, उनके शहर या उनको हाईवे वहां से निकल के अपने रोड पे जाना पड़ता है जहां मार्केट पे उनको चीजें मिलती हैं, लेकिन आसपास उनके गाँव में वो चीज उपलब्ध नहीं होती। तो वो वेट करते हैं कि वीकली मार्केट लगेगी तो ये चीज़ें, ये राशन या ये चीज़ें जो हमें ज़रूरत की है ये हम वीकली मार्केट में खरीदेंगे, क्योंकि डेली वो चीज़ें उपलब्ध नहीं होती डेली बेसिस पे, ठीक है ना। तो ये बात थी। फिर क्या, कास्ट बेस्ड मार्केट, फिर जातीय आधारित जो आपका बाजार है उसके बारे में बात हो रही है। तो प्री कॉलोनियल पीरियड, यानी कि आपका पूर्व औपनिवेशिक काल क्या था, प्री कॉलोनियल पीरियड में क्या था, मार्केट सिस्टम वाज क्विट वेल डेवलप्ड, यानी क्या हुआ, बाजार प्रणाली जो थी वो आपकी प्री कॉलोनियल पीरियड में काफी डेवलप हो चुकी थी, बाजार प्रणाली काफी डेवलप हो चुकी थी, ठीक है ना। नॉन मार्केट एक्सचेंज, मनी इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड बार्टर सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गुड वाज इन प्रैक्टिस, यानी कि आपके जो गैर बाजार विनिमय धन सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, गैर बाजार विनिमय धन सीधे तौर पर शामिल नहीं थे और वस्तु विनिमय प्रणाली चलन में थी। यानी कि आपका जो वस्तु विनिमय का मतलब समझ रहे हैं, आप कोई चीज वस्तु देंगे तो आपको वो बदले में क्या देगा, आपकी जरूरत की वस्तु देगा, यानी उसकी जरूरत की वस्तु आपने दे दी, या जो आपकी जरूरत की वस्तु नहीं है वो आपने दे दी, उसके जरूरत में जो आपको वस्तु चाहिए वो आपको चीज जो चाहिए वो मिल गई। जैसे गाँव क्षेत्र में पहले क्या होता था, आपको कोई सामान चाहिए, मान लीजिए आपको कोई भी राशन से लेते हैं, कोई भी चीज चाहिए तो आपके पास जो होता है, मान लीजिए आपके पास अनाज है
आपके पास गेहूं है तो आप क्या करते थे, गेहूं ले जाते थे और उस वजन कर लेते थे, जो भी उसका अमाउंट या पैसा बनता था तो उस वजन का उसको गेहूं दे देते थे और वो बदले में आपको आपकी जरूरत की चीज दे देता था। तो ये क्या कहलाता था, वस्तु विनिमय, यानी चीजों का अगर आदान प्रदान आप करते हैं, चीजों से चीजें एक्सचेंज करते हैं, जैसे उसको क्या कहलाते हैं, वस्तु विनिमय। जैसे मैंने क्या बताया, टिफिन में स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, बगल वाले के पास्ता से अपनी मैगी एक्सचेंज कर लेते हैं, तो क्या हो गया, वस्तु विनिमय। ना आपने उसको पैसे दिए पास्ता के, ना उसने आपको मैगी के पैसे दिए, लेकिन चीजें आपने एक्सचेंज कर ली। तो ऐसे वस्तु विनिमय होता है कि आप उसकी जरूरत की चीज या आपकी जरूरत की जो नई चीज है उसको दे देते हैं और अपने जरूरत की चीज ले देते हैं। तो ये वस्तु विनिमय जो गुड्स का जो चेंज था, गुड्स का जो एक्सचेंज था, ये ज्यादा प्रचलित था उस जमाने पे। और गैज बाजार विनिमय यानी धन सीधे तौर पर शामिल नहीं था, यानी सॉरी पैसा जो था वो सीधे तौर पर शामिल बाजार में नहीं था। आपको चीजों से, थिंग्स से थिंग्स चेंज करना था, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट ही चेंज कर सकते थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर कुछ आता है जमानजी सिस्टम। क्या है जजमानी सिस्टम, क्या है जजमानी सिस्टम, इसके बाद पे बात करते हैं, ठीक है। अ वेरी सॉलिड सिस्टम बेस्ड ऑन हेरिडिटी, यानी आनुवंशिकता पे आधारित एक बहुत ही कठोर प्रणाली। जमान्स, लैंडलॉर्ड, प्रांजन्स, सर्विस क्लास, गोल्डस्मिथ, बार्बर, टेलर, यानी कि क्या था, आनुवंशिकता पे आधार क्या थी, कुछ एक ठोस प्रणाली थी जिसमें जजमान, जमींदार, ठीक है, आपके सेवा वर्ग शामिल थे, जैसे सुनार, नाई, दर्जी, ठीक है। जजमान पेड देम इन काइंड ऑफ कैश, यानी जजमान उन्हें वस्तुओं या नगद में भुगतान करते थे। द सन ऑफ प्रांजन्स वुड सर्व द सन ऑफ द जजमान, यानी कि आपका जो क्या था, वस्तु नगद करते थे, सन ऑफ प्रांजन्स वुड सर्व द सन ऑफ द जजमान। सॉरी सॉरी, पानी पी लेता हूं, एक मिनट रुकिए। हाँ तो कहते हैं प्री कॉलोनी स्पाइसेस, कॉटन, हैंडलूम, जूट एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री, यानी कि क्या होता था आपका, मसाले, कॉटन यानी कि कपास, और हैंडलूम जूट जैसे कपाले नहीं, मसाले, कपास और जूट क्या थे, भारत की आप अपनी विनिमय इकाइयां, बहुत अच्छे से व्यापार नेटवर्क और एक व्यापक प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली थी उसकी। तो इंडिया हैड इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की यूनिट थी। वेरी गुड ट्रेडिंग नेटवर्क था एंड एक्सटेंसिव बैंकिंग सिस्टम जो था, ये सब चीजें इंडिया के पास थी। फिर कॉलोनियल पीरियड, क्या कह रहा है, कॉलोनियल पीरियड कॉलोनियल पीरियड में क्या है आपका, नक्कराटर्स नाउ कॉल्ड चेटियार्स फ्रॉम तमिलनाडु interested Tamil Nadu provide an interesting illustration of how these indigenous trading network were organized and work in colonial period, यानी कि तमिलनाडु के जो आपके नकरात्तर थे, जिन्हें अब चेटियार कहा जाता है, इस दिलचस्प उदाहरण प्रदान करते हैं कि कैसे इस स्वदेशी व्यापार नेटवर्क को औपनिवेशिक काल में व्यवस्थित और काम में लिया जाए। हुंडी क्रेडिट नोट विच इज गिवन टू अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेबल सोर्स ऑफ 3 कम्युनिटीज, यानी कि हुंडी क्रेडिट नोट जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित स्रोत से दिया जाता है। टेस्ट विद इन द नाइस, यानी कि रिश्तेदार के भीतर भरोसा, रिश्तेदारों के भीतर भरोसा। स्ट्रेंथ देयर कम्युनिटी, द पर्सन इज गिवन मनी स्टार्ट देयर बिजनेस एंड रीपे द मनी, यानी कि अपने समुदाय को मजबूत करने के लिए व्यक्ति को पैसा दिया जाता है और वह अपने व्यवसाय का शुरुआत करता है और पैसा चुकाता है, ठीक है। कास्ट टू बिकम वेल नोन, पैसा चुकाता है, जाति को अच्छी तरह से जाना जाता है। नक्राटर्स ऑल्सो वेंट टू श्रीलंका एंड द नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज, यानी कि जो नक्रातर थे वो श्रीलंका और उत्तर पूर्वी देशों में भी गए, ठीक है। आगे
नकरात्तर और वेस्टर्न बैंकिंग, नकरात्तर और वेस्टर्न बैंकिंग का क्या है, अंतर है। ठीक है, तो नकरात्तर कहते थे पर्सनल थे और वेस्टर्न बैंकिंग इम्पर्सनल। फिर बेस्ड ऑन टेस्ट, टेस्ट के बेस पर, फिर बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ कोलेटरल, फिर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर ऑन कम्युनिटी, वो अपनी कम्युनिटी के लिए रिस्ट्रिक्टेड थे। क्रेडिट इज अवेलेबल टू बी एवरीवन, नॉट मच कंसीडर्ड टू कॉस्ट। ठीक है, अंतर आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केट, ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटी, यानी कि क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केट, ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटी। मार्केट का क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केट एंड ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटी। क्या कह रहा है इसमें, वैश्यास वर द मर्चेंट ट्रेडर एंड देयर बिजनेसमैन, वैश्यास वर द मर्चेंट ट्रेडर एंड बिजनेसमैन। When the British come, industries were set up and it led to industrialization। यानी कि क्या हुआ, जब अंग्रेज आए तो उद्योग क्या हुआ, स्थापित किए गए और उसे औद्योगिकरण हुआ। क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका हुआ। कब, जब अंग्रेज आए। कब आए, जब अंग्रेज आए तो उसका क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ इंडियन टू बी द हेड्स ऑफ द इंडस्ट्रीज बट दे लेट द मर्चेंट हेल्प दम। यानी क्या किया, अंग्रेजों ने भारतीयों को उद्योग का प्रमुख बनाने की इजाजत नहीं दी, लेकिन उन्होंने व्यापारियों को उनकी मदद करने दिया। क्या किया, व्यापारियों को उनकी मदद करने दिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, द मर्चेंट टुक ओवर सिंस दे वर ट्रेन्ड बाय द ब्रिटिश, फॉर एग्जाम्पल पेरिस, बोहार्स, जेम्स, सिंधी। यानी कि आजादी के बाद क्या हुआ, व्यापारियों ने पदभार संभाला क्योंकि उन्हें अंग्रेजों ने क्या किया था, ट्रेंड किया था। उदाहरण के लिए से पारसी, बोहरा, जैन, सिंधी। ठीक है, व्यापार कैसे संभाला, उन लोगों ने व्यापार संभाला क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, उन्हें ट्रेंड कर दिया था व्यापार को संभालने के लिए। ठीक है ना, इंडिपेंडेंस के बाद। द मारवाड़ीज इज नॉर्थ एरिया कुड बी वेरी रिच और मिडिल क्लास और लोकल ट्रेडर्स। यानी कि मारवाड़ी, उत्तरी क्षेत्र में मारवाड़ी बहुत अमीर या मध्यम वर्ग या स्थानीय व्यापारी हो सकते हैं। Everything is a business. They live very meagerly and put the rest into the business। यानी कि सब कुछ एक व्यवसाय है, वे बहुत कम जीवन जीते हैं और बाकी को व्यवसाय में लगाते हैं। ठीक है, बहुत कम जीवन जीते हैं और बाकी को क्या करते हैं, व्यवसाय में लगाते हैं। ठीक, उनका मानना क्या है कि सब कुछ क्या है, बिजनेस है। ठीक है, जैसे आपके बिरला, बजाज, डालमिया सरनेम क्या होते हैं, नाम से ही सुना है ना, बिरला जी, बजाज साहब, डालमिया सरनेम आपने मूवीज में देखे होंगे, ये बिरला, डैश बिरला, ये बजाज, आनंद बजाज की लड़की, तुम बजाज एंड इंडस्ट्रीज के सामने खड़े हो, नहीं तुम बिरला एंड इंडस्ट्रीज के सामने खड़े हो। मूवीज में देखा होगा आपने कि जो मिथुन चक्रवर्ती होते हैं, जब वो लड़की को पसंद करते हैं, लड़की के बाप के पास जाते हैं तो कहते हैं तुम बजाज साहब के सामने खड़े हो, जाओ 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कमा के दिखाओ। फिर मिथुन कमा के दिखाते हैं, ऐसे नहीं, मूवी में देखा होगा आपने। तो नाम से क्या आता, बिजनेसमैन दिखते हैं, बिरला, बजाज, डालमिया। चलिए, डिफरेंट कम्युनिटीज मोनोपोलाइज बिजनेस लाइक सॉल्ट सिंस दे वांटेड ओनली देयर कम्युनिटी टू प्रॉस्पर एंड टू बी नोन फॉर अ पार्टिकुलर ओनरशिप। एग्जाम्पल, देयर वाज मोर टेस्ट इन्वॉल्व एंड इट वाज हेरिडिटी। क्या कह रहा है, विभिन्न समुदाय नमक जैसे व्यापार पर एकाधिकार करते हैं। क्या करते हैं, नमक जैसे व्यापार पर एकाधिकार करते हैं, नहीं अपना अधिकार जमाते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि केवल उनका समुदाय क्या हो, वो चाहते हैं कि उनकी कम्युनिटी जो है वो खाली समृद्ध हो, यानी कि फले फूले उनकी कम्युनिटी खाली, वैसा चाहते हैं। और एक विशेष स्वामित्व के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, एक विशेष स्वामित्व के लिए जाने जाते हैं। जैसे इसमें से अधिक विश्वास शामिल था और यह एक अनुवांशिक था, जैसे कि स्क्रू वाला पेज का व्यवसाय। ठीक है ना, ये है, क्या है, अनुवांशिक है। तो देखिए, ऐसे ही पढ़ाई क्या है, ऐसे हंसते खेलते, मैं सोचता हूँ आपको एक्सप्लेन कर दूँ चीज़ें, है ना, ऐसे हंसते खेलते मजाक के कड़ियों के साथ, कुछ फिल्मों के नामों के साथ, कुछ डायलॉगों के साथ, कुछ हीरो के साथ, ऐसे अगर हंसते खेलते चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन हो जाए तो क्या दिक्कत है ना। तो ये मैं चीज़ों का यूज इसलिए करता हूँ ताकि आपके जो बोर आप होते तो बोर ना हो। आपको जब चीज़ों के नाम बीच में फिल्म में मूवीज आ जाती है ना, तो चीज़ें बोर नहीं लगती है। तो मैं चाहता हूँ कि इंटरेस्ट आपका बना रहे और ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से आप चीज़ें सीखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें, तो इससे बढ़िया क्या है। इसीलिए मैं कभी कभी क्या करता हूँ, मूवीज़ वगैरह का नाम बीच में आ जाता है, तो ये आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए होता है। चलिए,
कोलोनियलिज्म एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू मार्केट, यानी कि उपनिवेशवाद और नए बाजारों का उदय, नए बाजारों का उदय। तो जूट, कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस वर अवेलेबल बिफोर द कोलोनियल पीरियड, यानी कोलोनियल पीरियड से पहले क्या था, जूट, कॉटन, सिल्क और मसाले क्या थे, उपलब्ध थे। ठीक है, इस पर कोई नई बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ, ब्रिटिश टू कॉटन फ्रॉम इंडिया, ब्रिटिश ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, भारत से कपास लेते थे, सेंट इनटू द मैनचेस्टर वेयर द फिनिश्ड प्रोडक्ट वाज सेंट बैक टू इंडिया। यानी क्या करते थे, अंग्रेज भारत से क्या लेते थे, कपास लेते थे और इसे मैनचेस्टर भेजते थे, जहां क्या होता था, इससे तैयार उत्पाद क्या होते थे, इससे जो प्रोडक्ट तैयार होके बनते थे वो वापस क्या होते थे, भारत में आते थे, वापस भारत को भेजते थे। पीपल बिगन बाइंग दिस क्लॉथ सिंस इट वॉज चीपर एंड सो दे हैंडलूम इंडस्ट्री इन इंडिया कोलैप्स, यानी कि क्या हुआ, लोगों ने कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि ये सस्ता था और इसलिए भारत में हथकरघा उद्योग ध्वस्त हो गया। क्या हुआ, ये कपड़ा लोगों ने खरीदना चालू कर दिया क्योंकि सस्ता था। भाई बाहर जो भारत से कॉटन खरीदते थे, बाहर मैनचेस्टर भेजते थे, वहां से प्रोडक्ट बना के मंगाते थे, सस्ता कपड़ा होता, तो लोगों ने खरीदना चालू कर दिया, हथकरघा उद्योग क्या हुआ, ठप हो गया, यहीं पे ध्वस्त हो गया। तो द मशीन्स वर मोर प्रोडक्टिव देन द मैनुअल लेबर, यानी कि मशीन क्या थी, मैनुअल श्रम की तुलना में अधिक प्रोडक्टिव थी। मशीन हमेशा प्रोडक्टिव होती है, जिसकी जितनी देर में कैलकुलेटर जितनी देर में कैलकुलेशन कर देता है उतनी देर में क्या आप कर पाएंगे, तो मशीन हमेशा आदमी से ज्यादा प्रोडक्टिव रही है। ठीक है, कंप्यूटर जितनी जल्दी काम करता है उतनी जल्दी आप नहीं कर सकते मैनुअली, तो ये तो होता ही है। ठीक है, तो इंडिया वॉज ओनली अ मैन्युफैक्चरर अर्लियर बट लेटर इट बिकम अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि भारत क्या था, पहले केवल प्रोड्यूस करता था, पहले केवल बनाता था, फिर बाद में क्या हुआ, सप्लाई भी करने लगा, बाद में क्या हुआ, कच्चे माल की आपूर्तक भी बन गया, सप्लायर भी बन गया। ऑल्सो दे बिकम कंज्यूमर सिंस गुड केम फ्रॉम ब्रिटेन टू, यानी कि साथ ही क्या बन गया, कंज्यूमर भी बन गया क्योंकि सामान ब्रिटेन से भी आता था, तो कंज्यूमर भी बन गया। ड्यूरिंग कोलोनाइजेशन द मारवरीज utilize the opportunities to train themselves and after independence they took our livelihood since they knew the tricks and trade, यानी क्या हुआ, उपनिवेश काल के दौरान क्या हुआ कि मारवाड़ियों ने क्या किया, खुद को ट्रेंड करना चालू कर दिया और अवसरों का उपयोग किया, और स्वतंत्रता के बाद उन्होंने क्या किया, अपना आजीविका के लिए, क्योंकि वे चाले और व्यापारी जानते थे। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल दे एक्ट एज बैंकर फॉर द ब्रिटिशर विद फाइनेंसेस, यानी कि क्या हुआ, आपके औपनिवेशिक शासन के दौरान उन्होंने क्या किया, वित्त के साथ साथ अंग्रेजों के लिए बैंकर्स के रूप में काम किया। ठीक है, और इवन टुडे दे ओन वेरियस बिजनेस सिंस इट इज हेरिडिटरी, यानी कि क्या हुआ, आज भी विभिन्न व्यवसाय में मालिक हैं क्योंकि ये आपके क्या है, आपके हेरिडिटरी, यानी कि वंशानुगत है। वंशानुगत क्या होती है, हेरिडिटरी क्या होती है, जो चीज क्या होती है अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। यानी आपके पिता का कोई बिजनेस था, वो क्या संभाल लिया, वो आपने संभाल लिया, और आपके बच्चे ने आपका बिजनेस संभाल लिया, तो क्या हुआ, जनरेशन बाय जनरेशन ये चीज चली आ रही है। तो हेरिडिटरी के अंतर्गत ये चीज होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी चली आती, पिता से चीजें पुत्र को मिलती हैं, तो क्या होती है, वंशानुगत होती हैं, या हेरिडिटरी उसको कहते हैं। ठीक है ना, वंशानुगत यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो पिता का बिजनेस पुत्र संभाल रहा है, फिर उसका पुत्र संभाल रहा है, तो ये जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चलती हैं हेरिडिटरी के अंतर्गत, इनको ही कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग कैपिटलिज्म एज अ सोशल सिस्टम, यानी कि जो पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है, उसको सोशल सिस्टम के रूप में समझना। गिवन बाय कार्ल मार्क्स, द हेव्स, द इंडस्ट्रिस्ट, बिजनेसमैन एंड द हैव-नोट्स, द लेबरर वर्कर फ्रॉम द सोशल सिस्टम इन मार्केट, यानी कि पूंजीवाद को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में समझना क्या है, कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया धनवान अर्थात उद्योगपति, व्यवसायी और गरीब मजदूर श्रमिक ने बाजार में सामाजिक व्यवस्था बनाई। ठीक है, ही वॉज अगेंस्ट अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, द हेव्स हैव एवरीथिंग इन सोसाइटी, यानी कि उन्होंने महसूस किया कि मजदूर क्या है, वस्तु थे, उनके लिए भुगतान किया जा सकता था। मजदूर क्या थे, वस्तु थे, उनके लिए क्या किया जा सकता था, भुगतान किया जा सकता था। और हाँ ये ठीक है आगे, इट इज द हैव नोट्स हु वर्क फॉर द हेव्स एंड आर पेड। ठीक, मजदूर क्या थे, मजदूर
एक वस्तु थे, उन्होंने कहा मजदूर एक वस्तु है जिसके लिए क्या भुगतान किया जा सकता है, मजदूर को वस्तु के रूप में यूज करा, ऐसा उनका मानना। ठीक है, फिर क्या हुआ, ही फेल्ट दैट द लेबर्स वर कमोडिटीज कुड पे फॉर देम, ये तो बताया। ठीक है आपका। फिर मार्केट इज नॉट ओनली द एक्सचेंज ऑफ सर्विस विच इज इंपॉर्टेंट बट बिकॉज ऑफ द इंटर रिलेशनशिप एमंग द पीपल विच इज मोर इंपॉर्टेंट, यानी कि बाजार केवल क्या है, आपकी चीजों का क्या है, आदान प्रदान नहीं बल्कि महत्वपूर्ण है, बल्कि लोगों के बीच क्या है, आपका संबंध के कारण अधिक महत्वपूर्ण है। क्या कहना था कि मार्केट जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोग वहां चीजों या वस्तुओं का क्या होता है, लेन देन होता है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे रिलेशन भी बनते हैं। क्या बनते हैं, रिलेशन या संबंध भी लोगों के बनते हैं, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द लेबर आर नॉट पेड एज मच एज दे शुड बी पेड, यानी कि कार्ल मार्क्स के अनुसार मजदूरों को उतना पैसा नहीं मिलता जितना उनको मिलना चाहिए। ये तो सच बात है कार्ल मार्क्स की, बिल्कुल मजदूरों को उतना पैसा नहीं मिलता जितना उनको मिलना चाहिए, जितना दिन भर बेचारे मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में, आंधी में, पानी में, बरसात में करते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनको पे नहीं किया जाता। तो ये तो कार्ल मार्क्स का बिल्कुल सही मानना था कि मजदूरों को उतना नहीं मिलता जितना उनको मिलना चाहिए। देयर इज अ सिंपल वैल्यू profit which is the extra value is term of the wages paid to the labor in proportion to the work, यानी कि क्या उन्होंने कहा कि एक साधारण मूल्य लाभ है जो काम के अनुपात में मजदूर को दिए जाने वाले वेतन के संदर्भ में अतिरिक्त मूल्य है। ठीक है, कमोडिफिकेशन, वस्तुकरण, एनी आइटम विच डिड नॉट हैव मॉनेटरी वैल्यू बिफोर एंड इट बीइंग सोल्ड, यानी कि कोई भी वस्तु जिसका पहले मौद्रिक मूल्य नहीं था, कोई ऐसी वस्तु जिसका पहले मौद्रिक मूल्य नहीं था, जैसे ऑर्गन्स, वाटर, फिनिशिंग स्कूल या वेडिंग प्लानर या एजेंट, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसका पहले मौद्रिक मूल्य नहीं था और उसे बेचा जा रहा है, जैसे आपका अंग, ठीक है, पानी, फिनिशिंग स्कूल, वेडिंग प्लानर, एजेंट, यानी इसका पहले कोई मौद्रिक मूल्य नहीं था लेकिन उसको बेचा जा रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, कमोडिफिकेशन। ठीक है, फिर क्या आता है, ग्लोबलाइजेशन। क्या आता है, ग्लोबलाइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण। तो इंटरलिंकिंग लोकल इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि क्या है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, यानी कि जो आपकी लोकल इकोनॉमी, जो आपकी स्थानीय अर्थव्यवस्था है, लोकल इकोनॉमी है, उसको क्या नेशनल इकोनॉमी के साथ, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन ही कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका लोकल से रीजनल, रीजनल से नेशनल और नेशनल से ग्लोबल। ठीक है ना, ये है आपका सीक्वेंस है जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको जोड़ना ही क्या कहलाता है, आपका ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। लोकल इकोनॉमी को आपने कहाँ जोड़ा, रीजनल में जोड़ा। ठीक है, यानी कि आपको जो आपका क्या है, स्थानीय, उसको कहाँ जोड़ा, क्षेत्रीय में, रीजनल में, रीजनल से नेशनल में जोड़ा, यानी कि राष्ट्रीय में, राष्ट्रीय में आपको वैश्विक स्तर पर जोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना, ये आप इसे समझ सकते हैं फ्लो चार्ट से। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। Been existing since pre-colonial time, but it was very limited trade with every few country, यानी कि पूर्व औपनिवेशिक काल से अस्तित्व में है लेकिन ये बहुत ही सीमित था, बहुत कम देशों के साथ व्यापार। ठीक है, now the amount of trade has increased to other countries and making it a global village, यानी कि क्या हुआ बच्चे, अब व्यापार की मात्रा इन देशों में बढ़ गई है और इससे एक वैश्विक गांव बना रही है। ठीक है, स्टार्टेड इन 1980s बट इन 1991 इंडिया बिगन इंटरलिंकिंग इकोनॉमिकली विद द ग्लोबल मार्केट थ्रू द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, यानी कि क्या हुआ, वैश्वीकरण से सभी पहलू या 1980 के दशक में शुरू हुआ, लेकिन 1991 में भारत ने उदारीकरण की नीति के माध्यम से वैश्विक बाजार के साथ आर्थिक रूप से जुड़ना शुरू कर दिया। कौन सी नीति के माध्यम से, आपकी उदारीकरण या लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के माध्यम से क्या हुआ, आपका वैश्विक स्तर से जुड़ना शुरू कर दिया भारत। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन कम फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, यानी कि वैश्वीकरण जो है आपका सभी पहलू जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक, तकनीकी से आता है।
कैसे आता है? ग्लोबलाइजेशन जो है सारे पहलुओं से आता है, इकोनॉमिक पहलू से, सोशल पहलू से, पॉलिटिकल पहलू से, कल्चरल से, इकोलॉजिकल से, टेक्नोलॉजिकल से, सारी पहलुओं से क्या आता है? ग्लोबलाइजेशन आता है, ठीक है ना। लिबरलाइजेशन क्या है? इज व्हेन ट्रेड बैरियर, टैरिफ, टैक्स और इंपोर्ट वर रिड्यूस, यानी कि लिबरलाइजेशन उदारीकरण तब होता है जब व्यापार बाधाएं, टैरिफ यानी कर या आयात कम हो जाते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ कैपिटल, पीपल, सर्विसेज, यानी कि पूंजी, लोगों, सेवाओं का आंदोलन है। पूंजी क्या है? लोगों और सेवाओं का आंदोलन है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू, यानी कि पीएसयू का निजीकरण। कॉल सेंटर प्रोवाइडिंग services to different companies all over the world due to cheap labor and infrastructure is available in India, यानी कि कॉल सेंटर क्या है? सस्ते श्रम और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के कारण दुनिया भर में विश्व कंपनियों को सेवाएं प्रदान करना, ठीक। कॉल सेंटर क्या करता है? सस्ते दामों पर दुनिया भर के ढांचों में क्या करता है? सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, क्या है बीपीओ? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। यानी कि जब आप अपना काम क्या करते हैं? किसी अंग कंपनी के आउटसोर्स करते हैं, जहां बुनियादी ढांचा मजबूत एक सहायक प्रणाली के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। व्हेन यू आउटसोर्स योर वर्क टू अनदर कंपनी, यानी कि जब क्या करते हैं? जब आप अपना काम किसी अन्य कंपनी को आउटसोर्स करते हैं, जहां बुनियादी ढांचा मजदूर एवं एक सहायक प्रणाली के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। अदर एस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी दैट आर इंपॉर्टेंट, यानी कि कंपनी का काम और अच्छी तरह से जाने जाते हैं और फिर बड़ी कंपनी से नौकरी प्राप्त करते हैं, यानी कि क्या करते हैं आप? ट्रेड यूनियन के गठन की समस्या को कम करने और सिरदर्द से बचने के लिए एक कंपनी के ड्राफ्ट के अन्य पहलू महत्वपूर्ण है, सुरक्षा, सौंदर्य और हाउसकीपिंग, ठीक है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, मार्केटिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, यानी विभिन्न उत्पादों का क्या करना? वितरण, बिक्री और विपणन, ठीक है। बेनिफिशियल फॉर बोथ, कंपनी गेट वर्क डन एंड द पीपल बिकम वेल नोन एंड देन अटेन जॉब फ्रॉम अदर ग्रेटर कंपनी, यानी कि दोनों के लिए फायदेमंद है। कंपनी का काम हो जाता है और लोग अच्छी तरह से क्या जाने जाते हैं और फिर अन्य बड़ी कंपनियों से नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। नेस्डैक इज द स्टॉक एक्सचेंज इन वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, यानी कि नेस्डैक क्या है? वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। फिर क्या है? वर्चुअल मार्केट, यानी कि आभासी बाजार। यू कैन बाय सेल स्टॉक यूजिंग द इंटरनेट, यानी कि आप क्या करते हैं? आप इंटरनेट का उपयोग करके क्या कर सकते हैं? स्टॉक खरीद बेच सकते हैं। नाउ यूज ऑफ पेपर करेंसी, ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी, यानी कि कागजी मुद्रा का कोई उपयोग नहीं है, इसे इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था कहते हैं क्योंकि इसमें कागजी मुद्रा का, जो पैसे का कोई उपयोग, नोट जो पेपर वाला है उसका उपयोग नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा भी इसको कहते हैं, ठीक है। सत्यम वाज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रजिस्टर विद नेस्डॉक, यानी कि सत्यम जो थी क्या थी? नेस्डॉक के साथ पंजीकृत होने वाली पहली भारतीय कंपनी थी। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो आर द फाइनेंशियल कैपिटल, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो वित्तीय राजधानियां हैं। पुष्कर फेयर इज द बिगेस्ट कैजुअल मार्केट इन इंडिया, यानी कि पुष्कर फेयर क्या है? हिंदू कैलेंडर के कार्तिक पूर्णिमा महीने के दौरान शुभ और पवित्र माना जाता है। ये पुष्कर फेयर जो है आपका बिगेस्ट कैजुअल मार्केट है भारत में। पुष्कर फेयर क्या है? भारत में बिगेस्ट क्या है? कैजुअल मार्केट है, ठीक है। पुष्कर फेयर। आगे पुष्कर लेक, स्पीसीज एंड कंसिडर स्केर्ड ड्यूरिंग द कार्तिक पूर्णिमा मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर, अ डिप इन द लेक फॉर वॉशिंग अवे ऑफ हेड एंड फुलफिल द विशेज, यानी कि जो आपकी पुष्कर झील है, क्या है? पुष्कर झील जो है ये हिंदू कैलेंडर के कार्तिक पूर्णिमा के महीने के दौरान शुभ और पवित्र माना जाता है। सिर धोने से इच्छाओं की पूर्ति के लिए झील में डुबकी लगाई जाती है, ठीक है। और कई जो आपके अंतरराष्ट्रीय जो आपके टूरिस्ट हैं यहाँ पर आते हैं, मैनी इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिट द प्लेस, हैज अ सिंबॉलिक वैल्यू, इसकी क्या है? एक सिंबॉलिक वैल्यू है इसकी, ठीक है ना। कई अंतरराष्ट्रीय आपके टूरिस्ट आते हैं और इसकी सिंबॉलिक वैल्यू भी है, ठीक है। सिंबॉलिक वैल्यू।
लिबरलाइजेशन, मार्केटराइजेशन इन फ्री मार्केट, यानी कि उदारीकरण, मुक्त बाजार में विपणन। रिड्यूसिंग ऑफ ट्रेड बैरियर टैरिफ, यानी कि व्यापारिक बाधाओं और शुल्क में कमी। मूवमेंट ऑफ पीपल, कैपिटल, सर्विस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि मूवमेंट होता है किसका, लोगों का, पूंजी का और सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, मूवमेंट होता है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का क्या है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है ये। फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पीएसयूज, पीएसयूज का क्या है, प्राइवेटाइजेशन। मार्केटाइजेशन, सो लो प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर, यानी कि आपका बाजारीकरण से पता चलता है कि उत्पाद कम और उपभोक्ता बाजार की ताकतों को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। मार्केट आर कंट्रोल द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, मार्केट क्या करते हैं, आपकी देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। मेकिंग इट मोर ग्लोबलाइज्ड, और इसको क्या करते हैं, और अधिक ग्लोबलाइज्ड बनाते हैं, ठीक है। द मेंबर ऑफ डिसएडवांटेज आर मोर देन द एडवांटेज, बट ग्लोबलाइजेशन इज हेयर टू स्टे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यानी कि फायदे की तुलना में क्या है, नुकसान अधिक है, लेकिन देश के विकास के लिए क्या है, ग्लोबलाइजेशन यहां पर रहने के लिए है। मोर एफिशिएंसी, मोर कंपटीशन हेल्प टू रीच मैक्सिमम पोटेंशियल एंड इंप्रूव क्वालिटी, यानी कि अधिक आपकी जो कैपेसिटी है, अधिक प्रतिस्पर्धा है, वो अधिक क्षमता तक पहुंचने और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या करती है, मदद करती है। सम इंडस्ट्री गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस, यानी कुछ इंडस्ट्री क्या है, उस उद्योग से क्या करते हैं, लाभ फायदे करते हैं, फल, आपके ऑटोमोबाइल, ठीक है। सपोर्ट प्राइस एंड सब्सिडी शुड नॉट बी गिवन, समर्थन मूल्य यानी कि सब्सिडी जो है वो आपकी नहीं दी जानी चाहिए, सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है आपके डिसएडवांटेज क्या है लिबरलाइजेशन के, उदारीकरण के कुछ डिसएडवांटेज। देयर आर सम सेक्टर विच हैव आईटी, सी फूड, फ्रूट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, यानी कि कुछ सेक्टर कैसे हैं जो वस्तु कुछ सेक्टर कैसे हैं, जैसे निर्यात में, जिनके निर्यात में क्या होती है, वृद्धि हुई है, जैसे आपके आईटी हो गया, सी फूड हो गया, आपका फ्रूट्स हो गया, इनके निर्यात में क्या हुई, वृद्धि हुई। इलेक्ट्रॉनिक गुड एंड ऑटोमोबाइल हैव कम डाउन सिंस फॉरेन गुड आर बेटर क्वालिटी, यानी कि आपके विदेशी सामान बेहतर गुणवत्ता के होने लगे, इस कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल में क्या आई, कमी आ गई है। इन रूरल एरियाज वन फैमिली फेस अ लॉट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम द फॉरेन फैमिली, यानी क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार को विदेशी परिवार को से काफी क्या होता है, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। वैरायटी ऑफ फ्रूट सपोर्ट प्राइस सब्सिडी, यानी कि फलों की आपकी वैरायटी, समर्थन मूल्य और सब्सिडी के लिए। फिर क्या है आपके एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, उदारीकरण के आपके फायदे भी हैं कुछ, ठीक है। कमोडिटीज विच वर नॉट अवेलेबल टू अस अर्लियर आर अवेलेबल नाउ, यानी कि पहले जो चीजें उपलब्ध नहीं थी वो अब उपलब्ध है। प्राइवेटाइजेशन बेटर इफिशिएंट एंड क्वालिटी ड्यू टू कंपटीशन, यानी कि निजीकरण क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा के कारण बेहतर दक्षता और गुणवत्ता हुई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज कमिंग इनटू द कंट्री, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज क्या हुआ, कंट्री में आया। देयरफॉर देयर इज प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर क्या हुआ आपकी समृद्धि और उसमें ग्रोथ में डेवलपमेंट, ठीक है। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर के लिए क्या हुआ, जो स्किल्ड लेबर उनके लिए क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ी, यानी जो कुशल लेबर है, जिनमें स्किल है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ठीक है। सपोर्ट प्राइस, द गवर्नमेंट गिव टू द फैमिली एट कर्टेन प्राइस विच इज मच लेस देन द नॉर्मल प्राइस, यानी कि सपोर्ट प्राइस जो है वो क्या हुआ, द गवर्नमेंट गिव टू द फैमिलीज, सरकार क्या करती है, भुगतान करती है, समर्थन मूल्य, ठीक है, सरकार एक विशेष जो है वो तय करती है, वो देती है। फिर क्या करती है, सब्सिडीज, व्हेन द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस एंड गिव इट टू पीपल एट लो प्राइस, जैसे सब्सिडी क्या है, जब गवर्नमेंट क्या कर देती है, लो प्राइस देती है और उससे ताकि लोगों को जो है वो कम प्राइस में प्राप्त हो सके, उसका कुछ भाग क्या करती है, गवर्नमेंट दे देती है। सब्सिडी क्या होती है, प्राइस जो है कुछ भाग क्या करती है, गवर्नमेंट उसमें भुगतान करती है, जो भी मदद करती है वो क्या कहलाती है, आपकी सब्सिडी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। क्या आता है, सब्सिडी क्या करती है, जब सरकार क्या करती है, कीमत कम कर देती है और लोगों को कम कीमत पर देती है, ठीक है। ठीक है, बाकी सपोर्ट प्राइस क्या करती है भाई, लोगों को क्या करती है, सपोर्ट प्राइस जो है आपका सरकार के लोगों को क्या करती है, सरकार लोगों को कुछ मूल्य देती है, उनके क्या करते हैं, उनके मदद के समय, जो सामान्य मूल्य से हालांकि बहुत कम होता है, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, उनको कुछ देती है, परिवारों को एक निश्चित मूल्य देती है,
निश्चित मूल्य देती है ताकि उनकी हेल्प हो सके, लेकिन वो सामान्य मूल्य से क्या होता है, बहुत कम होता है। सब्सिडी क्या होती है, जब सरकार कीमत कम कर देती है और लोगों को कम कीमत पर देती है। ठीक है, जैसे कि आपका केरोसिन हो गया, चावल, पानी, बिजली की इस पर सब्सिडी देती है सरकार। ठीक है, ये हो गई आपकी सब्सिडी। द डेफिक्ट ऑफ डिफरेंस इन द प्राइस इज पेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि कीमत में घाटा या अंतर सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। कीमत में जो घाटा होता है, जो अंतर होता है, वो सरकार ही भुगतान करती है। इन रूरल सोसाइटी सपोर्ट प्राइस मीन द गवर्नमेंट फिक्स अ पार्टिकुलर रेट बाय विच दे बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्मर, यानी कि ग्रामीण समाज में क्या है, समर्थन मूल्य क्या है। समर्थन मूल्य का मतलब है कि सरकार क्या करती है, एक विशेष प्राइस आपका फिक्स कर देती है, जिसके द्वारा किसानों से क्या करती है, प्रोडक्ट को खरीदती है। ठीक है भाई, सपोर्ट प्राइस क्या है, एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सपोर्ट प्राइस क्या है, एक सरकार एक प्राइस फिक्स कर देती है, जिस फिक्स प्राइस पर क्या करती है, उससे कम नहीं, मतलब खींचे, उससे कम नहीं लेगी। ठीक है, तो वो प्राइस फिक्स कर देती है, जिस प्राइस पर क्या सरकार क्या करती है, किसानों से मान लीजिए प्रोडक्ट जो ग्रो करते हैं, उत्पादन करते हैं, वो किसानों से खरीदती है। तो क्या होता है, उनका सपोर्ट प्राइस होता है। तो इन रूरल सोसाइटी सपोर्ट प्राइस मीन द गवर्नमेंट फिक्स अ पार्टिकुलर रेट, गवर्नमेंट एक रेट फिक्स कर देती है और उस रेट पर क्या करती है, किसानों से प्रोडक्ट को खरीदती है। जैसे एग्जांपल, 1 किलोग्राम वीट किसते पे 40 रुपए में, इट गोज अप टू 70, द गवर्नमेंट विल स्टिल बाय इट फॉर 40। ठीक है, जैसे 1 किलो गेहूं 40 रुपए का है और 70 रुपए हो जाता है, तो सरकार इसे क्या करेगी, 40 में ही खरीदेगी। इसकी क्या है, ये भी बात है। तो लिबरलाइजेशन से सब्सिडी एंड सपोर्ट प्राइस शुड नॉट बी गिवन बाय द गवर्नमेंट, स्पेशली हाइब्रिड सीड, फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड। वाई, यानी कि उदारीकरण का, लिबरलाइजेशन का कहना है कि सब्सिडी और जो आपका सपोर्ट प्राइस है वो सरकार द्वारा नहीं दिया चाहिए, विशेष रूप से आपका हाइब्रिड सीड पे, फर्टिलाइजर पे और आपका पेस्टिसाइड पे। क्यों? ठीक है, क्यों? कहां गया? वाई, तो अनएम्प्लॉयमेंट हैज गोन अप फॉर द अनस्किल्ड लेबर, यानी कि जो अकुशल लोग हैं उनके लिए क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, बढ़ गई है। इंक्रीज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन द इंडिया 70% आर द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि क्या हुआ, आपके भारत में जो असंगठित क्षेत्र है उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, उसमें वृद्धि हुई है। उसमें क्या हुआ बच्चे, वृद्धि हुई है। तो ये है आपका। ठीक है, तो इससे समझ गया सब्सिडी के बारे में आप। तो ये आपके पॉइंट्स थे। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स थे। और अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर जो था, यहाँ के जो इसमें चीजें थी सारी वो हमने आज डिस्कस कर ली हैं। सारी चीजें हमने चैप्टर में समझी, हंसते खेलते पढ़ी, एग्जाम्पल के साथ, बढ़िया बढ़िया उदाहरणों के साथ हमने चीजें समझी हैं। तो आई होप आपको जो ये चीजें जो है वो समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। ठीक है, और आपके दिमाग में आसान भाषा में शायद मैं फंसा पाया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको चैप्टर की कुछ चीजें अगर कुछ भी समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिनको सोशियोलॉजी बोरिंग लग रही हो उनके साथ ये चीजें शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से इस चीज़ों को समझ सकें और जो है अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ें आपको, किस चीज़ों में आपको मज़ा आया। कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं आपका वेट करता हूँ कमेंट्स का। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के मुझे बहुत खुशी होती है और मोटिवेशन भी मिलता है, ताकि मैं आप सबके लिए और बेहतर कर सकूँ। तो अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को बहुत ज़ोरों शोरों से करते रहिएगा, मस्त रहिएगा। और सोशियोलॉजी में जो है एकदम बढ़िया स्कोर करना है आपको, ये बात तय है और हम आपके साथ हैं, बिल्कुल बढ़िया स्कोर आप सोशियोलॉजी में करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।